हेलो एंड वेलकम टू स्टडी रूम। मैं हूँ शिवांगी, आपकी बायोलॉजी एजुकेटर। तो आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? आज हम पढ़ने जा रहे हैं जीवों में विविधता, मतलब डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो होता क्या है, क्या पढ़ेंगे हम इस चैप्टर में? आपने अपने आसपास कितने टाइप्स के लिविंग ऑर्गेनिज्म देखे हैं? आपने प्लांट्स को देखा होगा। प्लांट्स में आपने क्या देखा है? आपने आम का पेड़ देखा होगा, पीपल का पेड़ देखा होगा, नीम का पेड़ देखा होगा, गुलाब का पौधा देखा होगा, है ना? आपने घास देखे होंगे। आपने एनिमल्स में कुत्ता, बिल्ली, शेर, भालू, इंसान सब देखे होंगे। तो क्या ये पॉसिबल है कि आप हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को स्टडी कर सकें, उसकी पढ़ाई कर सकें? क्या ये पॉसिबल है कि आप हर एक के बारे में जान सके, आप हर एक का फीचर, हर एक की कैरेक्टरिस्टिक स्टडी कर पाए? नहीं ना। तो इसलिए क्या किया गया है, उनकी ग्रुपिंग कर दी गई है। क्या कर दी गई है? उनकी ग्रुपिंग कर दी गई है। किसके बेसिस पे? कि समान दिखने वाले या कुछ समान कैरेक्टर्स रखने वाले, सिमिलर कैरेक्टर रखने वाले या जो जीव हैं उनको एक ग्रुप में रख दिया, फिर दूसरे सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक रखने वाले को दूसरे ग्रुप में रख दिया, और फिर उसके ग्रुप की स्टडी हुई। ठीक, उसके ग्रुप की स्टडी हुई। तो इसे हमने क्या कहा? इसे हमने कहा क्लासिफिकेशन। और इसी क्लासिफिकेशन के बारे में हम इस चैप्टर में जानेंगे। चलो फिर शुरू करते हैं हम अपना ये चैप्टर। तो सबसे पहली बात है कि प्रणाली के लिए वर्गीकरण की आवश्यकता। क्यों है आवश्यकता? अब जैसा कि मैंने बताया कि लिविंग ऑर्गेनिज्म कितने डाइवर्स टाइप्स के हैं ना, कितने अलग अलग टाइप्स के हैं, और उस टाइप्स में भी अलग मतलब हजारों लाखों होंगे। जैसे प्लांट ले लो, प्लांट में भी हजारों स्पीसीज होंगी, हजारों टाइप्स के प्लांट होंगे, आम, अमरूद, अशोक, पीपल। तो हर एक को हम पढ़ नहीं सकते। उसी तरह एनिमल्स में भी हर एक की कैटेगरी अलग है। ठीक है, हर एक एनिमल अलग है। ठीक है, तो हम हर एक एनिमल, चींटी से लेकर हाथी तक की, हम हर एक के बारे में तो नहीं पढ़ सकते, हर एक का फीचर तो नहीं जान सकते। इसलिए उन्हें क्लासिफाई करना बहुत जरूरी है। क्या है? क्लासिफाई करना बहुत जरूरी है। उन्हें क्या करना? उन्हें ग्रुप ग्रुप में बांट देना इम्पोर्टेंट है, ताकि हम उसकी स्टडी कर सके, है ना? स्टडी करके क्या कर सके, उनका जो भी बेनिफिशियल यूज है, या फिर उन्हें सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए यूज कर सके, जान पाए कि हाँ किसकी स्टडी से क्या इम्पोर्टेंट फीचर हमें मिल सकता है जो आगे जाकर हम यूज कर सकते हैं। इसलिए क्लासिफिकेशन करना बहुत जरूरी है। क्यों क्लासिफिकेशन करना जरूरी है? ताकि हम उस लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी कर सकें। क्या देखा हमने इस वीडियो में? आपने देखा अलग अलग टाइप के लिविंग ऑर्गेनिज्म, है ना? डाइवर्स वैरायटी के लिविंग ऑर्गेनिज्म, ह्यूमन से लेकर एनिमल्स तक, एनिमल से लेकर एक्वेटिक एनिमल्स तक। फिर आपने वायरसेस भी देखा, आपने बैक्टीरिया भी देखा, आपने घास से लेके एक पेड़ तक देखा। तो क्या हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी आप कर सकते हैं? आप खुद ही सोचिए, ऐसे लाखों तरीके के लिविंग ऑर्गेनिज्म इस दुनिया में हैं, और कुछ तो ऐसे हैं जो आज तक उनका नाम भी नहीं पता है लोगों को। जैसे खुद आप कोरोना ले लीजिए। जब तक इस कोरोना का एग्जिस्टेंस नहीं हुआ, जब तक वो इन्फेक्ट करना शुरू नहीं किया, जब तक लोग मरना शुरू नहीं हुए, किसी को कोरोना का नाम नहीं पता था, है ना?
तो इसी तरीके से न जाने कितने वायरसेस होंगे जिसका नाम लोगों को पता ही नहीं होगा, जिनकी स्टडी नहीं हुई होगी अभी तक, जिनका एग्जिस्टेंस के बारे में कुछ पता ही नहीं होगा। तो आप सोचिए कि उनका स्टडी करना कितना डिफिकल्ट होगा। हमें नाम तो पता ही नहीं है तो हम पढ़े किस बारे में, है ना। इसलिए उन्हें क्या किया, एक वायरस के ही ग्रुप में डाल दिया गया। ठीक, अब उस वायरस को उसका एक अलग ग्रुप बनाया गया कि हाँ, जिसमें वायरस, बैक्टीरिया, जो ऐसे कीटाणु हैं या ऐसी जीव हैं जो हम आंखों से नहीं देख सकते, तो उनका एक अलग ग्रुप बना दिया गया। उस हिसाब से जैसे ह्यूमन है, एनिमल्स हैं, उनका अलग ग्रुप बना दिया गया उनके फीचर्स के हिसाब से, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग। उसी तरह प्लांट्स के भी क्लासिफिकेशन किए गए। तो सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक या डिफरेंसेस के बेसिस पर ग्रुप डिवाइड कर दिए गए, उनकी ग्रुपिंग कर दी गई, उनकी सॉर्टिंग कर दी गई। ठीक है, क्लासिफिकेशन इसी को कहते हैं, उनकी सॉर्टिंग या ग्रुपिंग को। अब क्यों आवश्यकता है, मैंने इससे पहले वाली स्लाइड में भी बार बार बताया कि इसकी आवश्यकता है लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी करने के लिए। क्यों? लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी करने के लिए, ताकि हम सोसाइटी के लिए बेनिफिशियल यूज जान पाए, है ना। हम अपनी बायोडाइवर्सिटी को समझ पाए, हम अपनी बायो रिसोर्सेज को समझ पाए उस स्टडी से। इसलिए उनका क्लासिफिकेशन करना बहुत जरूरी है ताकि हम उन्हें इजीली स्टडी कर सकें, है ना। क्लासिफिकेशन मेक्स द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म इजी। इसलिए हम क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण की प्रणाली करते हैं। अब ये जो वर्गीकरण की प्रणाली है वो कहाँ से शुरू हुई, ठीक है, और किस आधार पे करी गई। तो सबसे पहले एक साइंटिस्ट है एरिस्टोटल। उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो क्लासिफिकेशन किया वो बेस्ड ऑन हैबिटेट किया, मतलब कि कौन से जीव कहाँ रहते हैं उस अकॉर्डिंग, उस बेसिस पे उन्होंने क्लासिफिकेशन कर दिया। ठीक, अब जो जल में रहता है एक्वाटिक एनिमल्स और जो लैंड पे रहता है टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, उसके हिसाब से उन्होंने क्लासिफिकेशन कर दिया। तो क्या ये क्लासिफिकेशन सही था, क्या ये फॉलो किया गया, आइए जानते हैं। तो सबसे पहले हम उनका क्लासिफिकेशन देखते हैं। देखिए क्या है क्लासिफिकेशन जो उन्होंने पौधे या जो उन्होंने प्लांट का किया, वो उन्होंने 3 तरीके से कैटेगरी में बांट दी। वो 3 कैटेगरी क्या है, पहला जड़ी बूटी, मतलब जो घास जैसे होते हैं, मतलब हर्ब्स जिन्हें हम कहते हैं। दूसरा लकड़ी के तने, झाड़ियां जैसे, जो श्रब्स कहा जाता है। और तीसरा पेड़, ठीक, ट्रीज। इन तीनों में पौधों को उन्होंने डिवाइड कर दिया। और जीवों कैसे किया, वायु निवासी जो एयर में रहते हैं, जैसे बैक्टीरिया, वायरस हो गए, ठीक, भूमि निवासी जो टेरेस्ट्रियल हो गए, ठीक है, जो लैंड पर रहते हैं। और तीसरा जल निवासी एक्वाटिक एनिमल्स। तो आप ये बताइए, क्या ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं, क्या ऐसे एनिमल्स आपने नहीं देखे जो लैंड पे भी रहते हैं और जो वाटर में भी रहते हैं, है ना। क्या कहते हैं उन्हें, एम्फीबियंस कहते हैं, है ना। तो फ्रॉग या ऐसे बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं जो लैंड और वाटर में भी रहते हैं, है कि नहीं। हो गया ना कंफ्यूजिंग थोड़ा सा, तो हो गई ना क्लासिफिकेशन यहीं पे गलत। और आप प्लांट्स ही देख लीजिए, या प्लांट और एनिमल एक साथ देख लीजिए। तो प्लांट भी लैंड पे रहता है, एनिमल भी रहता है, तो क्या दोनों एक जैसे हैं, नहीं ना, वो अलग अलग है ना। तो इसलिए ये थोड़ा मिसलीडिंग था, ये क्लासिफिकेशन को फॉलो नहीं किया गया कि बेस्ड ऑन हैबिटेट कंफ्यूजिंग होगा, मिसलीडिंग होगा और एक तरीके से गलत होगा। जो हमारे इसमें भी यही लिखा है कि जो एरिस्टोटल थे, उनका जो ये हैबिटेट के अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन करना था, ये क्यों सही नहीं था, क्योंकि अब ऐसे बहुत से जानवर हैं जो पानी में भी रहते हैं और लैंड भूमि पे भी रहते हैं, ना। और कुछ ऐसे जानवर हैं जो दूसरे जानवर के ऊपर रहते हैं, जैसे जो सी हॉर्स है वो व्हेल मछली के ऊपर रहता है। ऐसे ही एक और ऑर्गेनिज्म है जो डॉग्स के ऊपर रहता है, उन पर सरवाइव करता है, ठीक है। जैसे पैरासाइट्स भी हैं जो क्या होते हैं, किसी और लिविंग ऑर्गेनिज्म पर के अंदर रहते हैं, उनके ऊपर डिपेंडेंट होते हैं।
क्या ये सही आधार होगा? बिल्कुल नहीं। ये आधार क्या, ये जो क्लासिफिकेशन है ये सिर्फ और सिर्फ मिसलीड करेगा, लोगों को कंफ्यूज करेगा, लोग कंफ्यूज हो जाएंगे इससे, इसलिए इसे फॉलो नहीं किया गया, इसे नहीं माना गया। तो सबसे अब हो गई क्वेश्चन आंसर की बारी आ गई। अब सबसे पहला क्या क्वेश्चन है कि हम ऑर्गेनिज्म का वर्गीकरण क्यों करते हैं, हम क्यों क्लासिफाई करते हैं, ताकि हम उसकी स्टडी कर सके। क्लासिफिकेशन जो ऑर्गेनिज्म की स्टडी है उसको इजी बनाता है। और स्टडी करना क्यों जरूरी है? ताकि हम अपनी बायोडाइवर्सिटी, बायो रिसोर्सेज के बारे में जान पाएं, हम जान पाएं उन लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में, हम जान पाएं कि उससे हमें क्या बेनिफिट मिल सकता है, जिससे हम सोसाइटी की डेवलपमेंट कर सकते हैं। इसलिए ऑर्गेनिज्म का वर्गीकरण मतलब क्लासिफिकेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्लासिफिकेशन करना इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि हम हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी नहीं कर सकते हैं, है ना, हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में नहीं पढ़ सकते, इसलिए सिमिलैरिटी और डिफरेंसेस के बेस पे हमने उन्हें ग्रुपिंग, हमने उनका ग्रुप बना दिया, हमने उनकी सॉर्टिंग कर दी, ठीक, हमने उन्हें क्लासिफाई कर दिया। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलो अपने चारों ओर फैले जीव रूपों की जो विभिन्नता है उनके 3 उदाहरण दो। वेरिएशंस जो आप देखते हैं अपने आजू बाजू, उनके आप 3 मेन जो एग्जाम्पल आपको दिख रहे हैं आप वो बताइए। चलो ये पेंडेमिक का टाइम है ना, कोविड का टाइम है, तो सबसे बड़ा एग्जाम्पल क्या हो गया? साइज। आप क्या छोटे से छोटे साइज, मतलब ऐसे जीव जो आप आंखों से नहीं देख सकते, वो इतने छोटे होते हैं। और दूसरा हाथी जैसे एनिमल जिनका साइज कितना बड़ा है ना, ऐसे जीव हमारे आसपास प्रेजेंट है, अवेलेबल हैं। तो पहला क्या हो जाएगा? साइज। पहला हो जाएगा साइज का वेरिएशन। दूसरा क्या है? दूसरा है रंग, कलर्स के ऊपर वेरिएशन। कितने लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो कलरलेस होते हैं, जैसे जो वॉर्म्स होते हैं वो क्या होते हैं? कलरलेस होते हैं। लेकिन जो प्लांट्स, फ्रूट्स होते हैं वो क्या होते हैं? फ्लावर्स जो होते हैं वो कलरफुल होते हैं। तो दूसरा क्या हो जाएगा? कलर्स। और तीसरा हो जाएगा लाइफ स्पैन, है ना, कौन कितने दिन या साल जीता है। कुछ जीव ऐसे होते हैं जो कुछ घंटों के लिए जीते हैं, है ना, जैसे जो कुछ इंसेक्ट्स हैं जो कुछ घंटों के लिए जीते हैं। कुछ पेड़ हैं जो सालों साल जीते जाते हैं, जैसे पीपल का पेड़ है, बरगद का पेड़ है, वो तो बहुत सालों तक रहता है। तो हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की अलग अलग लाइफ स्पैन होती है, ठीक। चींटियों का क्या है? चींटियों का तो कितना कम लाइफ स्पैन होता है। मॉस्किटो मतलब मच्छर का भी, ठीक। तो इंसेक्ट्स के लाइफ स्पैन बहुत कम होते हैं। डॉग्स के जो लाइफ स्पैन है वो 12 से 13 साल होता है। ह्यूमन का एवरेज 70 to 80 ईयर हो गया है अब। लेकिन ट्रीज का कितना है? लगभग 100 ईयर्स, है ना। बरगद जैसे पेड़ तो बहुत साल तक रहते हैं। तो हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के लाइफ स्पैन में भी बहुत सारी वेरिएशंस देखने को मिलती हैं। तो ये 3 हैं जो वेरिएशंस बहुत इजीली आप देख सकते हैं अपने आसपास। चलो अब देखेंगे कि वर्गीकरण का आधार क्या है, उनका बेसिस क्या है। तो बेसिस है उनका कि हम उनको सिमिलैरिटीज या डिफरेंसेस के बेसिस पर उनको डिवाइड करते हैं। उनका जो से एक जैसे कैरेक्टर रखने वाले ऑर्गेनिज्म को हम एक ग्रुप में डाल देते हैं, ठीक। फिर ऐसे ही हम दूसरा ग्रुप बनाते हैं और फिर वो 2 ग्रुप को आपस में कंपेयर करके उनकी स्टडी करते हैं, ठीक है। तो बेसिस क्या हो जाएगा उनकी क्लासिफिकेशन का? सिमिलैरिटीज ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक या फीचर। अब वो सिमिलैरिटी कुछ भी हो सकती है, देखने का तरीका या चलने का, ठीक है। अब जैसे प्लांट हैं वो चलते नहीं है, एनिमल्स हैं वो चलते हैं, ठीक है। अब 4 पैर वाले या 2 पैर वाले, कुछ भी ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे जो आपस में अगर सिमिलर होगा तो उन्हें एक ग्रुप में डाल दिया जाता है। ठीक है, यही कि कुछ भी ऐसे सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन हो गए,
ठीक है, एक जैसे फंक्शन करने वाले को भी एक ग्रुप में रखा जाता है। जैसे हमारे बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म, बहुत सारे ऐसे ह्यूमंस हैं जिनके हाथों में 5 उंगलियां होती हैं, तो ये क्या है, एक तरह से कैरेक्टर है, तो उन्हें एक ग्रुप में रख दिया। कुछ ऐसे कुछ ऐसे ह्यूमंस हैं जिनके हाथों में 6 उंगलियां भी होती हैं, तो उन्हें पॉलीडेक्टाइली कहते हैं, तो उनका हम अलग एक ग्रुप बना सकते हैं ना। तो क्या करते हैं, सेम कैरेक्टरिस्टिक्स रखने वालों का हम एक ग्रुप बना देते हैं, ठीक, और फिर उस ग्रुप्स को आपस में हम कंपेयर करके स्टडी करते हैं। ठीक, आजकल जो क्लासिफिकेशन होने लगा है वो बेसिकली सेल के ऊपर होता है, सेल का नेचर क्या है, ठीक है। सेल का नेचर क्या है, मतलब कि वो प्रोक्रियोटिक है, कि वो यूक्रियोटिक है, वो यूनिसेलुलर है, कि वो मल्टीसेलुलर है ना। तो सबसे पहले जब हम पढ़ते हैं कि जो सेल है वो प्रोक्रियोटिक होगा, अगर प्रोक्रियोटिक कहने का मतलब क्या होता है, प्रो मतलब होता है प्रिमिटिव, क्या होता है, प्रिमिटिव, एशियंट कह सकते हैं उसे, और कैरियोट्स मतलब होता है न्यूक्लियस, तो मतलब कि पुराने जमाने का न्यूक्लियस टाइप। तो जो प्रोक्रियोटिक होते हैं, आपको पता है कि उनके अंदर जो न्यूक्लियर रीजन है वो क्या होता है, वेल डिफाइंड नहीं होता है, ठीक, वो प्रिमिटिव टाइप का होता है, ठीक है, उनके पास कोई ऑर्गेनल्स नहीं होते हैं, ठीक है। अब आते हैं यूक्रियोटिक में, यूक्रियोटिक के पास मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स होते हैं, उनका जो न्यूक्लियर रीजन होता है वो क्या होता है, पूरी तरह से डिफाइंड होता है। तो इस दो कैटेगरी में हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, है ना, बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ सेल, कि सेल कैसा है, प्रोक्रियोटिक है कि यूक्रियोटिक है, ठीक। अब सेल के नंबर्स के ऊपर भी हुआ है क्लासिफिकेशन, कि एक सेल प्रेजेंट है कि नंबर्स ऑफ सेल प्रेजेंट है, और अगर एक सेल प्रेजेंट होता है तो सारे के सारे फंक्शन वो एक ही सेल करता है, चाहे वो रेस्पिरेशन हो, एक्सक्रिएशन हो, है ना, या कोई भी प्रोसेस हो, तो वो एक ही सेल परफॉर्म करता है। जबकि मल्टी सेलुलर में क्या होता है, अनेकों संख्या होती है कोशिकाओं की, है ना, n नंबर्स ऑफ सेल्स प्रेजेंट होते हैं उसके अंदर, जो क्या करते हैं, हर एक प्रोसेस को परफॉर्म करते हैं, ठीक। तीसरा क्लासिफिकेशन किस अकॉर्डिंग किया गया है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन से। मोड ऑफ न्यूट्रिशन मतलब स्वपोषी, मतलब ऑटोट्रॉप्स, ठीक, ऐसे प्लांट्स या ऐसे जीव जो अपना खाना खुद बनाते हैं, उन्हें हम ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। क्या कहते हैं, उन्हें हम ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। जैसे प्लांट्स होते हैं, उनके पास क्या होता है, क्लोरोफिल, है ना, जो सनलाइट एब्जॉर्ब करके उसे क्या करता है, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, अपना खाना बना लेता है उससे, तो उसको क्या कहेंगे हम, उस जैसे जीवों को हम ऑटोट्रॉपिक्स कहते हैं, ठीक। दूसरा कौन होता है, दूसरा होता है हेट्रोट्रॉप्स, जो अपने खाने के लिए किसी और पे डिपेंडेंट होते हैं, जैसे हम हैं, जैसे एनिमल्स हैं, एनिमल्स जो दूसरे जैसे प्लांट्स पे डिपेंडेंट होते हैं, या दूसरे छोटे एनिमल्स पे डिपेंडेंट होते हैं। जैसे देखिए ये जो फ्रॉग है वो इस ग्रास होपर को खाता है एज अ फूड, तो वो क्या हुआ, हेट्रोट्रॉप्स, है ना, मतलब कि जो दूसरे पर खाने के लिए डिपेंडेंट है। अब लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है क्या, ठीक, वर्गीकरण का आधार जो है रचना का स्तर, मतलब लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब कुछ ऐसे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं ना जो काफी सिंपल होते हैं, जैसे हाइड्रा है। हाइड्रा में क्या होता है, कुछ लेयर ऑफ सेल्स ही होते हैं जो क्या करते हैं, वर्क परफॉर्म करते हैं। लेकिन जो बड़े ऑर्गेनिज्म होते हैं उसमें क्या होता है, उसमें जो सेल्स हैं वो एक जैसे सिमिलर फंक्शंस वाले सेल आपस में क्या होते हैं, एक समूह बनाते हैं, एक कलेक्शन बनाते हैं और टिश्यू का फॉर्मेशन करते हैं। अब वही टिश्यू क्या करती है, ऑर्गन बनाती है इकट्ठा होकर, फिर वो ऑर्गन सिस्टम बनाता है, ठीक। और हर एक ऑर्गन सिस्टम अपना अपना फंक्शन करता है, अपने अपने फंक्शन के साथ कोऑर्डिनेट करता है और एक लिविंग ऑर्गेनिज्म तैयार करता है, बनाता है, ठीक। तो क्या है इसमें,
कि सेल से टिश्यूज बनती है, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, और तब जाके कहीं एक लिविंग ऑर्गेनिज्म हेल्दी तरीके से परफॉर्म कर पाता है। तो बड़े ऑर्गेनिज्म में तो ऐसा होता है, लेकिन छोटे ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, जहां पर कुछ सिंगल लेयर्स ऑफ सेल्स होते हैं, वही फंक्शन करते हैं, सिर्फ वही स्पेशल काम करते हैं। अब जो वर्गीकरण का आधार है, जैसे पौधों का शरीर ले लो, ठीक, और एनिमल का बॉडी ले लो, ठीक, जंतुओं, ठीक है, उनमें क्या है, उनमें डिफरेंसेस है कि नहीं। अब जैसे जो पौधे हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं, लेकिन जो जंतु हैं, जो एनिमल्स हैं, उन्हें यहाँ वहाँ भटकना पड़ता है, ठीक, खाना इकट्ठा करने के लिए, खाना ग्रहण करने के लिए, तो उनकी बॉडी सिस्टम भी उसी हिसाब से डेवलप्ड है। अब प्लांट को तो यहाँ से वहां नहीं चलना पड़ता है, तो उसका स्केलेटन, उसका जो फ्रेमवर्क है, बॉडी स्ट्रक्चर है, उसी हिसाब से बना हुआ है, उसके सेल उसी हिसाब से डेवलप हैं। जबकि जो एनिमल्स हैं, उन्हें यहाँ वहाँ घूमना होता है, तो उन्हें बहुत सारी एनर्जी चाहिए होती है, तो उनका सेल उसी हिसाब से डेवलप्ड है, उनका स्केलेटन उसी हिसाब से डेवलप्ड है कि नहीं। और फिर इसी कैरेक्टरिस्टिक के हिसाब से, इसी कैरेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग उनकी सब ग्रुपिंग करी हुई है। प्लांट की अलग सब ग्रुपिंग करी हुई है, एनिमल की सब ग्रुपिंग अलग की गई है, ठीक। अब चलो क्वेश्चन आ गए फिर आपके लिए कि जो जीवों के वर्गीकरण के लिए सर्वाधिक मूलभूत लक्षण क्या हो सकता है, बताओ। उनका निवास स्थान या उनकी कोशिका संरचना, बताओ। उनकी कोशिका संरचना है ना, उनका नेचर ऑफ सेल। जैसे मैंने बताया, अगर आप बेस्ड ऑन हैबिटेट करते हैं, उनके निवास स्थान के बेसिस पर उनका क्लासिफिकेशन करते हैं, तो मुझे बताओ, ऐसे बहुत सारे पौधे हैं जो भूमि पे रहते हैं, एक एनिमल्स भी भूमि पे रहते हैं, ठीक। आपके पास एक आम का पेड़ है और एक कुत्ता है, अब दोनों एक ही जगह रह रहे हैं, तो क्या आप उन दोनों को कहेंगे कि दोनों एक जैसे हैं? कह सकते हैं कि वो सेम कैरेक्टरिस्टिक रखते हैं? नहीं ना। लेकिन उनकी कोशिका संरचना के हिसाब से हम बता सकते हैं कि वो दो ऑर्गेनिज्म अलग है, तो उन्हें दो अलग अलग ग्रुप में बांटे, है ना। अब कि वो प्रोक्रियोटिक है कि यूक्रियोटिक है, और अगर यूक्रियोटिक है तो फिर हम प्लांट और एनिमल में देखेंगे कि उनका सेल वॉल है कि नहीं है। अब जैसे कि मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि जो प्लांट्स हैं उनके पास क्या होता है, सेल वॉल होता है, और एनिमल्स में सेल वॉल नहीं होता है। डायरेक्टली उनका जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है वही एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में होता है। तो जब भी आप क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, तो उसका जो मूलभूत मतलब उसका जो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है वो नेचर ऑफ सेल होगा, क्या प्लेस ऑफ प्लेस नहीं होगा। जीवों के प्रारंभिक विभाजन के लिए किस मूल लक्षण को आधार बनाया गया है? अभी हमने डिस्कस किया कि नेचर ऑफ सेल को ही आधार बनाया गया है कि ऑर्गेनिज्म प्रोक्रियोटिक है कि यूक्रियोटिक है। जब हम प्रोक्रियोटिक और यूक्रियोटिक की बात करते हैं तो जितने भी जीव हमारे इस धरती पर या इस दुनिया में प्रेजेंट हैं, वो सबके सब की ग्रुपिंग अपने आप हो जाती है, ठीक। और फिर यूक्रियोटिक में भी सब डिवीजन हो जाता है, ठीक। वैसे ही प्रोक्रियोटिक में भी सब डिवीजन हो जाता है, ठीक है। लेकिन कोई और अगर हम आधार लेते हैं तो इस तरह से पूरी की पूरी हम एक तो टारगेट नहीं कर सकते पूरे एनिमल्स या पूरे लिविंग ऑर्गेनिज्म को, और दूसरी बात ये है कि कंफ्यूजिंग होगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे, जैसे कि अभी हमने देखा एग्जाम्पल, अगर हम प्लेस ले लेते हैं तो कितना कंफ्यूजिंग है। उसी हिसाब से नेचर ऑफ सेल जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है, जिसकी बेसिस पे हम ये क्लासिफिकेशन करते हैं। किस आधार पर जंतुओं और वनस्पति को एक दूसरे से भिन्न वर्ग में रखा गया है? बहुत सारे ऐसे चीजें हैं, लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो क्या होना चाहिए, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। क्या होना चाहिए? मोड ऑफ न्यूट्रिशन। आप खुद ही बताइए क्यों?
क्योंकि जो प्लांट है वो अपना खाना खुद बनाती है ना, वो ऑटोट्रॉप्स होती है। लेकिन जो एनिमल्स हैं वो क्या होते हैं, हेट्रोट्रॉप्स होते हैं। वो अपने खाने के लिए या तो प्लांट पे डिपेंडेंट होते हैं या दूसरे छोटे ऑर्गेनिज्म पे। तो सबसे बड़ा डिफरेंस है उनके बीच में मोड ऑफ न्यूट्रिशन। वर्गीकरण और जैव विकास मतलब क्लासिफिकेशन और इवोल्यूशन। ये जो आपके सामने जो आप ये फोटो देख पा रहे हैं वो है चार्ल्स डार्विन की। ठीक, ये जब भी हम इवोल्यूशन की बात करते हैं ना तो सबसे पहला नाम जो आता है इवोल्यूशन की स्टडी करते वक्त वो आता है चार्ल्स डार्विन। 1859 में इन्होंने ना एक बुक लिखी थी जिसका नाम था द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। इनके अकॉर्डिंग जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं सबके सब यूनिसेलुलर से डेवलप हुए हैं, इवॉल्व हुए हैं, विकसित हुए हैं, है ना। उन्हीं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में चेंजेस आए हैं एनवायरनमेंट के साथ साथ। ठीक, वो अपने आप में अडेप्ट करते गए हैं चीजों को, तो उनमें डेवलपमेंट होता गया, उनमें इवोल्यूशन होता गया है। और सारे के सारे और वही जो यूनिसेलुलर है वो आगे जाकर इवॉल्व होकर अलग अलग टाइप के लिविंग ऑर्गेनिज्म बने हैं अकॉर्डिंग टू द अडेप्टेबिलिटी। ठीक है, अब लिखा है कि दोनों जीवों के बीच गहरी विकासवादी मतलब जो ये फाइलोजेनेटिक इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप है ना, उसी के बेसिस पे हम क्लासिफिकेशन करते हैं। ठीक, वही हमारा मूल रूप से एक आधार है। उनकी जो भी दो लिविंग ऑर्गेनिज्म के बीच जो सिमिलैरिटीज आती है ना, वही हमारा मूल रूप से आधार है क्लासिफिकेशन का। अब इंटरेस्टिंग या महत्वपूर्ण तथ्य क्या है, बायोडाइवर्सिटी। क्या है बायोडाइवर्सिटी? किसी भी ज्योग्राफिकल एरिया, किसी भी भौगोलिक क्षेत्र में अलग अलग तरीके के मतलब विभिन्न प्रकार के जीव एक साथ जब रहते हैं और एक दूसरे को जब अफेक्ट या प्रभावित करते हैं, ठीक, और परिणाम स्वरूप एक सोसाइटी बनाते हैं, एक कम्युनिटी बनाते हैं, एक दूसरे को हेल्प करते हुए, ये इसी को हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? बायोडाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी इन बायो ऑर्गेनिज्म। और यही जो डाइवर्सिफाइड लिविंग ऑर्गेनिज्म है जब एक साथ एक एरिया में रहते हैं और एक दूसरे को हेल्प या एक दूसरे को अफेक्ट करते हैं, इसी की स्टडी या इसी को हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। अब आप बताइए कि प्रिमिटिव जीव किसे कहते हैं, आदिम जीव किसे कहते हैं? हाँ, जो ये आदिम जीव हैं वो क्या है, वो प्रिमिटिव क्या है? तो ऐसे जीव जो बहुत सिंपल होते हैं, सिंपल ऑर्गेनिज्म जिनका स्ट्रक्चर बहुत सिंपल होता है ना, और जिनमें कोई डेवलपमेंट नहीं हुई है, जिनके फीचर्स में या जिनके कैरेक्टरिस्टिक में कोई चेंज नहीं आया एनवायरनमेंट के साथ साथ, तो उन्हें हम कहते हैं प्रिमिटिव। ये तथाकथित उन्नत जीवों से किस प्रकार, एडवांस से किस प्रकार ये अलग है, बताइए। तो एडवांस्ड जो एनिमल्स होते हैं, एडवांस्ड जो ऑर्गेनिज्म है, वो टाइम के साथ अपने अंदर चेंजेस करते आए हैं, उनका जो सिस्टम है वो कॉम्प्लेक्स होता गया है टाइम के साथ। ठीक है, तो क्या हुआ है, उनमें चेंजेस आते गए, मॉडिफाई होता गया है। ठीक, तो वो क्या रहे हैं, वो एडवांस्ड होते गए हैं। वो उनका आप हर एक, जैसे कि आप एक फोन ले लीजिए, तो पहले, बहुत पहले, आज से 15 साल पहले एक छोटा सा फोन आया करता था, नोकिया का सबसे पहले। ठीक, उसमें कुछ नहीं होता था, उसमें सिर्फ हम फोन पे बात कर सकते थे, मैसेज कर सकते थे। ठीक है, और उससे भी पहले चले जाएं तो सिर्फ लैंडलाइन जैसे फोन होते थे। कुछ फोन तो ऐसे होते थे कि जिनका स्पीकर ऐसे पकड़ना होता था और जो लिसनिंग के लिए होता था वो ऐसे कान में लगाया जाता था। ठीक, उसके बाद उसमें चेंजेस आए फोन में, है ना, वो एकदम प्रिमिटिव पुराने जमाने का एकदम फोन था। फिर उसमें कुछ चेंजेस आए, फिर वो ऐसे वायर वाले फोन आने लगे जिसमें घुमा घुमा कर ऐसे कॉल करना होता था। फिर डायल पैड वाले फोन आ गए, फिर मोबाइल फोन आ गया। मोबाइल फोन में भी जो 15 साल पहले जो यूज होता था वो कीपैड वाला फोन होता था। कीपैड वाला फोन क्या करता था, जिसमें सिर्फ हम कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं।
लेकिन टाइम के साथ फोन में भी क्या हुआ, मॉडिफिकेशन हुआ, फोन अडेप्ट करता गया लोगों की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। अब हम फोन में हर एक फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं ना, पढ़ाई कर सकते हैं, वीडियो कॉल कर सकते हैं, दूर बैठे लोगों को देख सकते हैं। तो टाइम के साथ उनमें चेंजेस आता गया। ठीक, देखिए, क्या उन्नत जीव, एडवांस्ड ऑर्गेनिज्म और जटिल जीव एक होते हैं? बिल्कुल। जैसे मैंने कहा आपको कि ये जो फोन है उसमें क्या हुआ, एडवांस होता गया फोन टाइम के साथ, है ना। तो क्या हुआ, उसके स्ट्रक्चर की कॉम्प्लेक्सिटी भी बढ़ती गई। ठीक है, अब पहले के टाइम में ज्यादा कुछ नहीं होता था, फोन में बैटरी हुआ, एक सिम लगा दिया। अब क्या है, फोन में इतनी सारी चीजें होती हैं, उसका एंड्रॉइड वर्जन कौन सा है, उसका प्रोसेसर कौन सा है, ठीक है, उसके स्ट्रक्चर में इतनी सारी चीजें आ गई कि अब हर लोग उसके इन सारे स्ट्रक्चरल फीचर्स के बारे में भी जानने लगे, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी भी समझने लगे। पहले के टाइम में फोन में कैमरा नहीं होता था, अब देखो 5-6 कैमरा डाल दिए गए हैं फोन में। ठीक है, तो उसी हिसाब से क्या हुआ, वो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती गई। जैसे जैसे एडवांस होता जाता है वैसे वैसे उसकी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाती है। वैसे ही लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जैसे जैसे वो एडवांस होता गया उसके स्ट्रक्चर में कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती गई।